आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत सारी औरतों के मन में इस टॉपिक को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इसको लेकर। आज का जो टॉपिक है वो है कि जब भी आपका गर्भपात हो गया हो या मिसकैरेज हो चुका हो तो उसके कितने दिन बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं या फिर दोबारा माँ बनने के लिए ट्राई कर सकती हैं। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शन कैन वी प्लान द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। सो हाई एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉमीज बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपने अपने घरों में बिल्कुल मस्त से होंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी का मिसकैरेज हो जाता है या एबॉर्शन होता है, चाहे वो पिल्स के थ्रू हो, सर्जिकल हो या फिर जो है मिसकैरेज हुआ हो या फिर आपने खुद से अबॉर्ट करवाया हो, तो माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि अब कितने दिन का ब्रेक लेकर हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें बहुत तरह की एडवाइस देते हैं, घर वाले कुछ और कहते हैं, फ्रेंड्स कुछ और कहते हैं, डॉक्टर कुछ और सलाह देते हैं। तो ये सारी बातें वो सुनते सुनते उनका माइंड कभी कभी कन्फ्यूज्ड हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं क्लियर आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में आपको कितने मंथ का ब्रेक लेना चाहिए और कब आप दोबारा माँ बनने के लिए ट्राई कर सकती हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मदरहुड और पेरेंटिंग की ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए, जब भी किसी का मिसकैरेज हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है तो ऐसे में जो है कितने दिन का ब्रेक लेना चाहिए, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी पहले वाली प्रेगनेंसी कितने मंथ की थी या कितने दिन की थी। तो जैसे कि अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी थी यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी थी और कुछ ही दिन में आपकी जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, आपका मिसकैरेज हो गया, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है। अर्ली प्रेगनेंसी के केस में आपको 1 मंथ का ब्रेक लेना है और 1 मंथ के बाद आप दोबारा से कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रेक लिए बिना 1 मंथ के बाद ही जो है आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। तब तक आप 1 मंथ के अंदर अपनी बॉडी को आराम से अच्छे से हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, बच्चा थोड़ा बड़ा था यानी कि उसमें कार्डियक एक्टिविटी आ गई थी, हार्ट बीट बन चुकी थी और तब आपका मिसकैरेज या एबॉर्शन हुआ, तो ऐसे में आपको मिनिमम 3 मंथ का ब्रेक रिक्वायर्ड है। 3 मंथ्स के ब्रेक के बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकती हैं। इसी तरह से अगर आपका बच्चा थोड़ा और बड़ा था यानी कि 5 या 6 महीने की प्रेगनेंसी थी और तब आपका मिसकैरेज या एबॉर्शन हुआ है, तो ऐसे में आपको मिनिमम 6 मंथ का ब्रेक लेना ही लेना है। 6 मंथ का ब्रेक रिक्वायर्ड है, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रेगनेंसी पीरियड हमें मिनिमम 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का ब्रेक रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रेगनेंसी पीरियड के अकॉर्डिंग यानी कि प्रेगनेंसी कितने दिन की थी उसके अकॉर्डिंग मिनिमम कितने दिन का ब्रेक लेना है। लेकिन इस ब्रेक में आपको अपनी बॉडी को हील करने के लिए क्या क्या करना है और ये ब्रेक क्यों ज़रूरी होता है, इस चीज़ को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये ब्रेक लेना क्यों ज़रूरी होता है, यानी कि डॉक्टर हमें क्यों कहते हैं कि हमें 1 मंथ का या 3 मंथ का या 6 मंथ का ब्रेक लेने के बाद तब नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी है, ताकि हमारी बॉडी जो है उस दौरान अच्छे से हील हो सके, बॉडी को हील होने का टाइम मिल सके, हमारा यूट्रस वापस से पहले वाली स्थिति में आ सके, वापस से पुराने शेप में आ सके और इसके साथ ही जो हमारी बॉडीज़ में जो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, जो हार्मोन का स्तर अप एंड डाउन हुआ है, वो पूरा सेटल डाउन हो सके, वो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में लौट सके। तो इसलिए डॉक्टर से कहते हैं कि इतने मंथ का ब्रेक लेकर उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करिए, ताकि आपकी बॉडी अंदर से पूरी तरह से अच्छे से रिकवर हो सके, हील हो सके और ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है इस ब्रेक के दौरान आपको करना क्या है। तो आपको जल्दी रिकवर होने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया है कि मिसकैरेज के बाद अपनी खुद की केयर कैसे करनी है और मिसकैरेज के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप मिसकैरेज के बाद क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी ज़रूरी होती हैं और किस तरह आप खुद की केयर कर सकती हैं। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि इस टाइम पीरियड के दौरान यानी इस ब्रेक के दौरान आपको क्या क्या करना है, जिससे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो सके और अच्छे से नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सके बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे पहले तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो भी टेस्ट उन्होंने कहा है वो सारे टेस्ट करवाने हैं। लाइक आपका बीपी टेस्ट होगा, शुगर टेस्ट होगा, थायराइड का लेवल टेस्ट होगा, इसके अलावा आपका जो है सोनोग्राफी भी होगी, यानी कि जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो भी होगा आपका। ठीक है, ये सारे टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारे टेस्ट आपको कराने हैं जिससे कि डॉक्टर ये पता कर सके कि मिसकैरेज के पीछे रीज़न क्या था, यानी किस वजह से आपका गर्भपात हुआ है। ठीक है,
और उसका फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उपचार कर सकें, कि ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब आप प्लान करें तो फिर से ये कॉम्प्लिकेशंस ना आ सकें। ठीक है, तो डॉक्टर जो भी जितने भी टेस्ट आपको बताएंगे वो सारे टेस्ट आपको करवाने हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि अगर आपका पिल्स के थ्रू यानी कि दवाइयों के थ्रू जो है आपका एबॉर्शन हुआ है, जैसे कि आपकी अर्ली प्रेगनेंसी थी तो डॉक्टर ने आपको पिल्स के थ्रू आपका एबॉर्ट करवाया हो, तो ऐसे में जो है सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सोनोग्राफी के थ्रू डॉक्टर्स ये देखते हैं कि यूट्रस में सारे जो है चीज़ें क्लीन हो गई हैं कि नहीं, कहीं कुछ टुकड़े तो नहीं रह गए हैं। और अगर कुछ टुकड़े कभी कभी रह जाते हैं तो ऐसे में जो है वो सोनोग्राफी के थ्रू ही पता चल पाते हैं, और फिर डॉक्टर उसका निदान कर पाएंगे, उपचार कर पाएंगे, ताकि आगे वो कुछ गड़बड़ी ना पैदा करें। तो इसलिए यहाँ पर सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ और हार्मोनल टेस्ट भी आप करवा सकती हैं, जिससे कि मिसकैरेज या गर्भपात की असली रीज़न को पता किया जा सके, और जब भी आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें तो उसका उपचार डॉक्टर पहले से ही कर सकें। इसके साथ ही आपको एक संतुलित भोजन लेना है, संतुलित डाइट लेनी है, आपको अपनी बॉडी को जल्दी रिकवर करना है। इसके लिए आपको जो है पूरा कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, इन सबसे भरपूर खाना खाना है। ठीक है, अब चूंकि मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कभी कभी कुछ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि जो है पालक, सोया मेथी, सरसों, ये सब कुछ खाना है। इसके साथ कैल्शियम का भी लॉस हुआ रहता है बॉडी में, आयरन का भी लॉस हुआ रहता है बॉडी में, तो इन सब को पूरा करने के लिए आपको नट्स, स्प्राउट्स, बीन्स, रेड मीट, फिश और इसके अलावा एग, ये सब कुछ खाना है। इन सब में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। दाल भी आपको खानी है। ठीक है, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना है, जिसके लिए आप जो है लिक्विड चीज़ें जैसे कि दूध, दही, छाछ, मट्ठा, पानी, नारियल जूस, फ्रूट जूस, ये सब का सेवन कर सकती हैं। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और डिहाइड्रेशन की रेंज में आप नहीं जा पाएंगी। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है, जिससे आपकी बॉडी जल्दी जो है रिकवर हो सके। इसके अलावा अगर आप जल्दी ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने की तैयारी करना चाहती हैं, तो ऐसे में आपको जो है कुछ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉलिक एसिड की टैबलेट भी ले सकती हैं, और इसके साथ विटामिन डी टैबलेट्स भी ले सकती हैं। ये आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको रेस्टिंग टाइम पीरियड में करनी है। ठीक है, ताकि जब आप दोबारा से प्रेगनेंसी प्लान करें, यानी कि दोबारा से माँ बनने के लिए कोशिश करें, तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए और ईजिली आप अपनी प्रेगनेंसी कर सकें। सो आई होप कि अब तक आप समझ चुकी होंगी कि मिसकैरेज या एबॉर्शन या फिर गर्भपात हो जाने के कितने दिन के बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं या प्लान कर सकती हैं। ठीक है, और इस रेस्टिंग टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, और साथ ही ये रेस्टिंग टाइम पीरियड क्यों रिक्वायर्ड होता है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लेडीज़ के मन में भी जो ये कन्फ्यूजन रहता है वो दूर हो सके। ठीक है, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।